प्रिय प्रशिक्षु नमस्कार। मैं प्रेम नारायण, प्रवक्ता हिंदी। आज हम डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर में विषय हिंदी पर 5वीं यूनिट इस तरहानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना पर चर्चा करेंगे और इसमें एक एक शब्द का स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे गद्य एवं पद्य में शब्द को समझना। देखिए, ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्यांश और वाक्यांशों के मेल से वाक्य बनते हैं और एक संपूर्ण वाक्य ही भाषा का रूप लेता है। तो सबसे पहले हम शब्द को समझ ले रहे हैं और शब्द को बड़ी ही विस्तृत रूप से समझ रहे हैं। तो पहला शब्द का रूप इस प्रकार से बताया गया है कि एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं। यानी जो ध्वनियां होती हैं वो भी स्वतंत्र होती हैं और उनमें भी अर्थ निहित होता है। तो स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल, पेड़, हवा। यहाँ पर कमल में 3 ध्वनियां हैं, 3 अक्षर हैं। पेड़ में 2 अक्षर हैं और हवा में 2 अक्षर हैं। और यहाँ पर सभी शब्दों का अपना अपना अर्थ है। जैसे कमल कह देते हैं तो एक पुष्प विशेष का भाव जागृत हो जाता है। पेड़ कहने से संपूर्ण वृक्ष जाति का आभास हो जाता है। तो जो शब्द होते हैं वो अपने आप में अर्थ समाहित किए हुए होते हैं। यही भाषा का प्राण होता है। यदि शब्दों में अर्थ ना हो या निरर्थक हो तो वह भाषा नहीं कहे जा सकते। इसी प्रकार वर्णों का ऐसा समूह हूं जिसे सुनकर मस्तिष्क में कोई बिंब, भाव एवं अर्थ का बोध हो, शब्द कहलाता है। यानी जैसे हम किसी शब्द को सुनते हैं तो सुनते ही यदि हमें उसके बारे में पहले से ज्ञात है तो हमारे मस्तिष्क में अपने आप बिंब बन जाता है कि फला वस्तु का क्या तात्पर्य है। जैसे कह दिया जाए काला हाथी, तो यहाँ पर काला विशेषण है और हाथी जानवर का नाम है। तो अपने आप मस्तिष्क में बिंब बन जाता है कि हाथी वह बड़ा जानवर होता है जो काले रंग का होता है। तो जिसे सुनकर मस्तिष्क में कोई बिंब, भाव या अर्थ का बोध हो, शब्द कहलाता है। इसके आगे एक या एक से अधिक सार्थक ध्वनि समूह के मेल से जिस खंड का निर्माण होता है और भाषा के अर्थ को वहन करता है। यानी अनेक ध्वनियों के मेल से जिस खंड का निर्माण होता है वह जो खंड होता है वो किसी न किसी अर्थ को धारण करता है। यहाँ पर वहन का तात्पर्य है धारण करना। यानी शब्द अपने आप में अर्थ को धारण किए हुए रहते हैं। जैसे कि रोटी, हसमुख, क्रोधी, लालच। तो यहाँ पर जिस शब्द का भी उच्चारण करेंगे और ये सुनेंगे तो क्योंकि उसमें अर्थ निहित होता है तो अपने आप उसका बिंब मस्तिष्क में बन जाता है। वही शब्द की विशेषता है। अब हम संक्षेप में शब्द एवं अर्थ का संबंध समझ ले रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक शब्द के अंदर अर्थ निहित होता है। तो भर्तृहरि ने शब्द एवं अर्थ का संबंध इस प्रकार बताया है। शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। यहाँ पर प्रतीति शब्द आया है जिसका अर्थ होता है आभास, जानकारी या ज्ञान। यानी जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने के बाद उस शब्द का जो अर्थ अनुभव करते हैं वही उसका अर्थ है
और अर्थ का कोई दूसरा लक्षण नहीं। जैसे रक्त रंजित, नीलकंठ, पानी, जहर। जैसे पानी शब्द है, इसका उच्चारण करेंगे तो मस्तिष्क में बिंब बनेगा कि यह एक तरल पदार्थ होता है जो जीवन का आधार है, जिसको पीने से प्यास बुझती है, जीवन मिलता है। तो अनेक अर्थ एवं भाव शब्द में निहित होते हैं, ये वही उसका अर्थ है। इस प्रकार शब्द और अर्थ में एक निश्चित संबंध होता है। शब्द और अर्थ में संबंध होता है। इसी संबंध के कारण किसी वस्तु से एक निश्चित वस्तु या अर्थ का बोध होता है। यहाँ पर निश्चित वस्तु आई है, निश्चित वस्तु या अर्थ का बोध होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम मोहन है, तो हमेशा मोहन के लिए ही मोहन शब्द प्रयोग होगा। वह सोहन, श्याम या और किसी व्यक्ति के लिए उस शब्द के अर्थ का कोई मतलब नहीं होगा। तो शब्द एवं अर्थ का संबंध ऐच्छिक होता है, क्योंकि समाज ने विभिन्न शब्दों को विभिन्न अर्थों के रूप में मान लिया है। यानी शब्द ऐच्छिक होते हैं, वो किसी समाज विशेष की भाषा में बनाए गए होते हैं और उनका अपने समाज में उन शब्दों का विशेष अर्थ होता है। तो शब्द एवं अर्थ का संबंध ऐच्छिक यानी इच्छा से माना हुआ होता है, क्योंकि समाज ने विभिन्न शब्दों को विभिन्न अर्थों के रूप में मान लिया है। जैसे घोड़ा, तो एक जानवर का नाम दिया गया घोड़ा, एक घोड़ा के लिए ही माना हुआ शब्द है। अब जब घोड़ा शब्द का उच्चारण करते हैं तो घोड़ा अर्थ ही मान्य होता है, यानी हाथी, बैल, गाय इत्यादि को घोड़ा नहीं कह सकते। ध्यान देने की बात यह भी है कि अर्थ का संबंध केवल शब्द से ही नहीं है, यानी जो अर्थ होता है वो केवल भाषा के संबंध में शब्द से ही जुड़ा हुआ नहीं होता। वो वाक्य में प्रयुक्त जो भी भाषिक इकाइयां होती हैं, अर्थ का संबंध उन सभी बातों से होता है, उसका संबंध भाषिक इकाइयों से होता है। तो यहाँ पर हम भाषिक इकाई समझ लेते हैं, यह इसको अधिक स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाषिक इकाई समझ ले रहे हैं कि किसी भी भाषिक इकाई, तात्पर्य है वाक्य, वाक्यांश, शब्द, रूप, मुहावरा आदि को किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। तो किसी भी भाषिक इकाई, चाहे वो वाक्य में हो, चाहे वाक्यांश में हो, चाहे रूप में हो, चाहे शब्द में हो, चाहे मुहावरा में हो, जब सबका उच्चारण करते हैं तो किसी भी इंद्रिय, आंख, नाक, त्वचा, कान से कुछ प्रतीत होता है। जैसे कह दिया जाए पानी, यानी किसी को दिखाई न दे और पानी को छू लिया जाए तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यह पानी है और इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। गोबर एक शब्द है, जैसे ही गोबर शब्द का उच्चारण किया जाता है तो अपने आप मन एवं मस्तिष्क में बन जाता है कि ये जानवरों की टट्टी है और उसका अपना अलग ही अर्थ होता है। तो भाषा का संबंध केवल शब्द तक सीमित नहीं है, जो भाषिक इकाई है वह उसमें पूर्णतः विद्यमान होता है। तो सार रूप में यहाँ पर अंत में बताया जा रहा है कि एक समाज द्वारा एक निश्चित ध्वनि समूह को किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ विशेष का प्रतीक या संकेत मान लिया जाता है। यानी एक समाज द्वारा एक निश्चित ध्वनि समूह को किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ विशेष का प्रतीक या संकेत मान लिया जाता है और उसी को शब्द कहते हैं।
जैसे कि कह दिया जाए कमल। तो कमल जो शब्द है वो एक पुष्प विशेष का प्रतीक है। अब उसको हम गेंदा बोल करके दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते। घोड़ा, ऊंट, हाथी, ये शब्द क्या है? ये सब अपना अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं। जो ध्वनियां हैं वो सब अलग अर्थों के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार शब्द वह है जो अनेक सार्थक ध्वनियों के मेल से सार्थक रूप का निर्माण करती हैं और प्रतीक रूप में अर्थ को वहन करती हैं। वाक्यांश किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को जिनसे पूरी बात नहीं हो जाती या जिनसे पूरी बात नहीं जानी जाती, वही वाक्यांश कहलाते हैं। यानी वाक्य के टुकड़े, वाक्य के जो छोटे छोटे या अधूरे रूप होते हैं, वही वाक्यांश कहलाते हैं। और वाक्य एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे अभ्यास से विद्या बढ़ती है, ये एक पूर्ण वाक्य है, एक पूर्ण अर्थ देता है। सदा सत्य की जीत होती है। तो जो वाक्यांश होता है वो वाक्य का अधूरा रूप होता है, और जो वाक्य होता है वह अपने आप में संपूर्ण भाव या विचार को वहन किए हुए रहता है। तो ये सब बताना इसलिए आवश्यक है कि जो चाहे वो शब्द हो, चाहे वाक्यांश हो, चाहे वाक्य हो, उसका संबंध गद्य एवं पद्य दोनों से होता है। तो प्रारंभिक रूप में इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज यहीं तक। इसी टॉपिक से संबंधित कल फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।